हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो डेटा स्ट्रक्चर में यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 3 आज कवर करेंगे। और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म में हम किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं, है ना। उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसे देखने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम किसी भी एल्गोरिथम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। मतलब वो कितना एग्जीक्यूशन टाइम लेगा, जब हम उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो कितना टाइम लेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ड्यूरेशन में उसे कितनी कंप्यूटर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक कोड के अंदर उस चीज को एनालाइज करना थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको एक एक जनरल वेग आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कि टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस पे बेस्ड, इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो जो प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ गई एकेटीयू में, वो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, फिर 2-3 कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं पढ़ाऊंगी, उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी। उससे आप उन्हें ट्राई करके देखना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए देखिए, ट्राई करते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको निकालनी हो, किसी एक छोटा सा कोड हमने दिया है और आपसे कहा जाए कि आप जरा इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर दीजिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या समझा था? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक कोड इंप्लीमेंट होगा या रन होगा, मान लीजिए कोई एल्गोरिथम रन होगा, इंप्लीमेंट होगा, तो उस ड्यूरेशन में उसको मेमोरी में कितना स्पेस लेना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये जो कोड है, अगर मैं इसे मेमोरी में रन करूं तो कितने स्पेस की इसमें रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल देखो, अभी मैं सिर्फ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रही हूँ। तो वेरिएबल कितना है मेरे पास? ए, एक वेरिएबल है मेरे पास बी, एक वेरिएबल है मेरे पास सी, है ना। बस ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं। तो अगर मैं ये सोचूं कि भाई ये एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट है, देखो जब भी हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में रखना कि जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं तो हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की बात करते हैं। मतलब हमारे लिए अगर हम कह रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है? बस कांस्टेंट है। दीज आर कांस्टेंट्स, है ना। तो कांस्टेंट्स को हम ये मानते हैं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है। अगर कोई चीज हम काउंट कर सकते हैं, हमें पहले से पता है ना, कि वो इतनी हो सकती है 1 2 3 4, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 लाख हो, लेकिन अगर वो कांस्टेंट की टर्म में है तो उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम कांस्टेंट कहेंगे। तो हम जो भी यहाँ पर बात करते हैं वो अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, एग्जैक्ट एनालिसिस की बात नहीं करते। इतनी बात आपको समझनी है। तो अब देखिए, ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अब तीनों वेरिएबल मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप के लिए हैं। तो अगर मैं ये मानूं कि मैं 16 बिट कंपाइलर पे हूँ, चलो मैं 32 बिट कंपाइलर पे हूँ, तो 32 बिट कंपाइलर पे एक इंटीजर 4 बाइट लेता है स्टोर होने के लिए। तो 4 बाइट तो इसने ले लिए, है ना, 4 इसने ले लिए, ऐसे ही 4 बाइट इसने ले लिए। तो 4 4 4, 3 3 बार 4 4 4 हो गए। तो टोटल स्पेस हमारा कितना कंज्यूम हुआ? 4 + 4 + 4 मतलब 12। लेकिन है तो ये कांस्टेंट ही। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इस पर्टिकुलर कोड की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1। ध्यान रखना किस तरह से हम इस बात को लिखते हैं और कैसे इसको एनालाइज करते हैं, ध्यान से समझो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अभी आपको ये नहीं सोचना कि मैंने ये ओ क्या लिखा, ये कौन सी नोटेशन है, कुछ नहीं सोचना। बस ये देखना है कि ऑर्डर ऑफ 1 मतलब 1 के ऑर्डर की है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट टर्म है वो कांस्टेंट है। इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसके ऊपर डिपेंडेंट इसकी वैल्यू हो, है ना। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब ये कांस्टेंट इसको माना जाता है। ठीक बात है। तो इस तरह से हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले क्या चेक किया कि कितने वेरिएबल हमने यहाँ यूज किए। वो जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट, टोटल जो प्रोड्यूस हुआ वो कांस्टेंट प्रोड्यूस हुआ। कांस्टेंट का मतलब ऑर्डर ऑफ 1, मतलब कोई एक ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। कांस्टेंट टाइम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहले से फिक्स है, वो ज्यादा वेरिएबल नहीं बनेगी। ठीक है, इस तरह से ये चीजें हम नोटिस करके चलेंगे। देखो एल्गोरिथम ना बहुत सारे तरह के होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अभी हम इसके बाद, यहाँ तो मैं थोड़ा थोड़ा एनालिसिस आपको करा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कराऊंगी, वहां ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। एक होता है लीनियर टाइम एल्गोरिथम, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से होती है, ऑर्डर ऑफ एन। वो होते हैं लीनियर टाइम एल्गोरिथम्स। अगर मैं कहूँ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो वो होती है क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम। अगर मैं कहूँ ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, तो ये क्या है? क्यूबिक टाइम एल्गोरिथम। अगर हम कहें ऑर्डर ऑफ 2 raised to the power n, तो ये है एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम।
है ना। और अभी हमने क्या कहा, ऑर्डर ऑफ 1, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। ऑर्डर ऑफ 1 मतलब बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी, मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी जब होती है ना, तब वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। दिस इज लीनियर टाइम, इससे ज्यादा है, लेकिन एन स्क्वायर में कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई, एन क्यूब में कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई, 2 रेज़ टू द पावर में एन में कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो टर्म है ना, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली जाती है। अब इंक्रीज होने का क्या मतलब है, यहाँ पर तो कांस्टेंट है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है जिसकी वैल्यू चेंज होगी, यहाँ n है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, बताओ इनमें से कौन सा टर्म ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। अगर मान लो मैं n की वैल्यू को 100 कहूँ तो ये तो 100 है, ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 है, इसे 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तब है, और ये 2 रेज़ टू द पावर 100 है। तो मतलब क्या हुआ कि n की जो बड़ी वैल्यूज हैं, या n की जब हम वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, तो इनमें से कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा बढ़ेंगी, ये बढ़ेंगी, इसलिए इनको ज्यादा हायर ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटीज बोला जाता है। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में पहले ये बात समझ लो, बस कांस्टेंट टाइम आई तो कम है, अगर लीनियर टाइम आई तो मतलब n की पावर सिर्फ 1 है, क्वाड्रेटिक टाइम आई तो n की पावर 2 है, और क्यूबिक टाइम आई तो n की पावर 3 है, अगर लॉगरिथमिक टाइम आई तो log n की टर्म में होगी, है ना। और एक्सपोनेंशियल टाइम जो होती है वो 2 रेज़ टू द पावर n है, 2 रेज़ टू द पावर n, 3 रेज़ टू द पावर n, है ना, ये आपकी लॉगरिथमिक टाइम होती है। इसके भी आगे अगर मैं आपको कहूं तो o रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द पावर n, इससे भी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह इन चीजों को आइडिया में रख के तब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं। पहली चीज, एक तो ये आइडिया आपको रखना है। दूसरी क्या चीज समझनी है, मान लो अगर मैं कहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं और मुझे क्या मिला, n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, मान लो मैंने स्पेस कोई कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की और मुझे ये इक्वेशन मिल गई, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में जो भी इक्वेशन आई उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होता है, वो टर्म जिसमें n के ऊपर हाईएस्ट ऑर्डर है, उस टर्म को कंसिडर करते हैं, बाकी सब उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ n की वैल्यू को 2 3 4 पुट करती चली जाऊं, तो ये वाला जो टर्म है ये उतनी फास्ट ग्रो नहीं करेगा, ये तो ग्रो ही नहीं करेगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, चलो मैं एग्जांपल से बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो जैसे मैंने कहा 3n स्क्वायर प्लस क्या लिया था मैंने, n प्लस 2, ये लिया था मैंने। ठीक है, अब इसमें अगर मैं n की वैल्यू को 2 3 4 रखूं, तो अलग अलग टर्म को देखो, मान लो मैंने n की वैल्यू को 2 रखा तो क्या आएगा 3, और n की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 2 प्लस ये क्या है 2 प्लस 2, ये तो एज इट इज रहा क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा। n की वैल्यू 2 रख दी मैंने, और ये टर्म क्या आ गया, पहले n स्क्वायर था तो ये 2 इंटू 2 मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 आया, तो देखो है ना, टर्म क्या हुआ, इसकी वैल्यू 4 हो गई n स्क्वायर की, जबकि ये 2 है, ये 2 है। अब अगर मैं n की वैल्यू को सपोज मैंने कहा 10 रख दिया मैंने और बड़ा कर दिया, तो ये क्या आ गया मेरा, दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस ये क्या आ गया 10, ये तो चेंज ही नहीं हुई, कांस्टेंट है। तो देखो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि आप इनपुट की वैल्यू कुछ भी देते रहें, कितनी भी बड़े से बड़े नंबर पे आप काम करें, कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये तो बेस्ट चीज हो गई, है ना। कितने भी डेटा पे काम करो, अगर ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ 1 है, मतलब कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम अगर आप बना पा रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू अचीव। ठीक है, तो देखो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, n वाला टर्म उतनी स्पीड से चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो n स्क्वायर वाला है उसकी वैल्यू कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, ये 10 है तो ये 100 पहुंच गया है। तो इसलिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं किसी भी एल्गोरिथम का, देखेंगे कैसे कैसे कर रहे हैं, तो उसमें जो भी फाइनल हमें इक्वेशन मिलके आती है, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आती है, उसमें हम कौन से टर्म को कंसिडर करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर का होता है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है। तो हमने क्या करना है, ये सारे के सारे जो टर्म है ना n+2, ये तो इररेलेवेंट है क्योंकि इनमें इतना चेंज नहीं हो रहा जितना इसमें हो रहा है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन की बात करें, जो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो कौन से टर्म के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है, इस टर्म के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है ना। ये जो टर्म है ये तो इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ ही नहीं रहे, अगर हम इनपुट का या n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये वाला जो टर्म है ये ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, तो इसलिए जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है। तो यहां से क्या निकल के आया कि 3n स्क्वायर वो टर्म है जिसके ऊपर ये ज्यादा डिपेंड कर रही है। उसमें से भी अगर मैं n की वैल्यू को 100 रखूं तो दिस इज 100 इंटू 100, है ना, इंटू 3। अगर मैं n की वैल्यू को 1000 रखूं तो 3 इंटू 1000 इंटू 1000।
तो ये जो 3 है ये कोई बहुत बड़ा बेनिफिट तो मुझे दे नहीं रहा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं कर रहा। ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा है? ये वाला टर्म, है ना। तो यहाँ से एक जनरल रूल निकल के आता है कि जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें और उसमें कोई इक्वेशन बन के आए, तो उस इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होता है बस आपको वो निकाल लेना है, उसके ऑर्डर में उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ग्रो करती है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी ये इक्वेशन आई थी वो किसके ऑर्डर की है? दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के ऑर्डर की है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट टर्म है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी स्पीड से बढ़ती है। तो जब भी आप पढ़ेंगे, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, तो हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे कि जो जो भी इक्वेशन हम निकल के आ रही है वो किस बेस पे, कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, 100 है, तो हमारे लिए वो कांस्टेंट है, ठीक है। और जिसमें अगर कोई इक्वेशन बन के आ रही है तो जो सबसे बड़ा टर्म है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 रेज टू द पावर n प्लस n रेज टू द पावर 100 प्लस n क्यूब प्लस 1, ये इक्वेशन है, तो बताओ जरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ये जो 2 रेज टू द पावर n वाला टर्म है ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या है? पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब n की पावर है, यहाँ 2 की पावर में n है, तो ये जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू द पावर n। हमेशा क्यों? देखो देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हमने n की हम वैल्यू ले ले, मान लो मैंने n की वैल्यू 1 ले ली या 2 ले ली, तो 2 रेज टू द पावर 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि n की वैल्यू मैंने 2 ली तो इसकी वैल्यू तो 4 ही रहेगी, तो ये तो कम है, ये ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब बड़े एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं तो n की वैल्यू को जब आप बढ़ाते चले जाएंगे तो एक लेवल पर n की वेरी लार्ज वैल्यू के लिए एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म है, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और ये वैल्यू जो होगी वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी। तो जो एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम्स होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम से कंपैरेटिवली बहुत हाई होती। पहले पॉलिनोमियल मतलब n की पावर, n की पावर 2, n की पावर 3, n की पावर 4, n की पावर 5, 100, 1000, 1 लाख, कुछ भी हो n की पावर, वो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम माने जाते हैं, ठीक है। 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, ये सारे के सारे आपके एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम होते हैं जिसमें पावर में n होता है, ठीक बात है। तो एक्सपोनेंशियल पावर ये वाले ये जो आपके एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है वो ये टर्म ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बात करूं तो वो 2 रेज़ टू द पावर n के टर्म में आई, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, हमें अप्रोक्सीमेशन लेना होता है कि अगर हमने टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करी तो कौन सा टर्म ऐसा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड कर रही है कॉम्प्लेक्सिटी, वो वाला जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोस्ट इफेक्टिव टर्म है, उस टर्म को निकाल के हम बता देते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अब आपको करना क्या है कि बस रेलेवेंट टर्म का बस ये वाला फैक्टर उठाना है, इसके सारे कोएफिशिएंट्स को भी ड्रॉप कर दो और इसके साथ में जो टर्म्स हैं उन सबको भी ड्रॉप कर दो, आया क्या? n स्क्वायर। इसी तरह यहां से खाली 2 रेज़ टू द पावर n आ गया मेरा, बाकी मैंने सारे ड्रॉप कर दिए क्योंकि वो इसके कंपैरिजन में इररिलेवेंट है फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब चलो देखो, तो ये काम हमने यहाँ किया, जब हमने काउंट किया कितना स्पेस लग रहा है, तो 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट कुल मिला के 12 बाइट है, क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम हमेशा इस तरह से दिखाते हैं, ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब ऑर्डर ऑफ 1 2 3 ऑर्डर ऑफ 12 कुछ भी लिख लो, इसका मतलब ये जो नोटेशन है ये किसके लिए है कि कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। तो इसकी हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह बिग O ऑफ 1 निकाल ली। अभी वाले खाली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रही हूँ, सिंपल सिंपल, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये है इंट a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या है यहाँ पर, क्या क्या चीज हो गई, एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया, एक a हो गया, 4 हैं, है ना। मान लो सबने 4 बाइट भी लिए तो भी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, बिग O ऑफ 1 ही है, कांस्टेंट टाइम है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, कोई यूजर से इनपुट ही लेना पड़ रहा। बताया हमें 4 वेरिएबल हैं, चारों वेरिएबल जितने भी फिक्स नंबर ऑफ बाइट्स लेंगे जो भी होगा टोटल करने पे जो आएगा वो एक कांस्टेंट ही होगा, तो नेचुरली इसकी कांस्टेंट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही जनरेट होगी, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। अब इधर देखो, यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, यहाँ तो देखो लूप लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि लूप है तो पता नहीं क्या चीज है, कुछ नहीं है। जब ये एल्गोरिथम आप इंप्लीमेंट करके रन करोगे तो आपको कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस यूज होगा, इंट आई और सम। क्या क्या है, एक तो है आई इंटीजर है, दूसरा है सम और तीसरा वेरिएबल है आपका n। 3 वेरिएबल आपने यूज किए, है ना।
n की वैल्यू के लिए आपने ये वाला काम यहाँ पर कर लिया। n है क्या? n एक इंटीजर ही तो है। यहाँ पर आपने हो सकता है n एक इंटीजर ही तो है। तो 3 वेरिएबल हैं, कितना स्पेस लेंगे? 4 बाइट ये लेगा, 4 बाइट ये लेगा, 4 बाइट ये लेगा। तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? इतनी हो गई भाई। कितनी? 4 + 4 + 4 मतलब अगेन कांस्टेंट टाइम स्पेस कॉम्प। ये चीजें मैंने यहाँ पर अलग से लिखी हैं ताकि आप पढ़ना चाहें तो आपको ये रिवाइज हो जाए। इनपुट वैल्यू जो है वो n है, मतलब यूजर ने कोई भी वैल्यू इनपुट दी, n के अंदर आ गई। अब ये लूप कितनी बार चला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। n अगर 5 है तो ये 1 2 3 4 5 टाइम चलेगा। 10 है तो 10 टाइम चलेगा लूप। कितनी बार भी चल ले, मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? मेमोरी में तो उतना ही स्पेस लेगा ना जितना n को स्टोर करना है आपको मेमोरी में, i को स्टोर करना है और सम को स्टोर करना है। n की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। ऐसा तो नहीं है कि उतने ही n नए क्रिएट होंगे, नहीं, एक बार आपने n बना दिया वही n मेमोरी में रहेगा, उसी की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। ठीक बात है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ 1 ही। जबकि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे वो कांस्टेंट टाइम नहीं आएगी, वो लीनियर टाइम आएगी। बाद में देखेंगे कैसे आएगी, पहले खाली सिंपल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से समझ रहे हैं कि आपका जो एल्गोरिथम है हम उसे रन करते हैं तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सीधी सीधी बात है। फिर दोबारा ध्यान से देखो, फैक्ट एक वेरिएबल है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। फैक्ट एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है i, तीसरा वेरिएबल है n, है ना। इसके अलावा और तो कोई वेरिएबल हमें नजर नहीं आ रहा। मेमोरी में कितने बाइट लेंगे? फिक्स लेंगे, ये 4 ये 4 ये 4, टोटल कितने? 12 बाइट। कितनी है कॉम्प्लेक्सिटी? बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर n की वैल्यू आप कुछ भी डालो, जितनी आप n की वैल्यू डालोगे उतनी बार ये स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा लूप के अंदर। क्या इसकी वैल्यू मॉडिफाई होगी या उतनी बार नए n क्रिएट होंगे? अगर उतनी बार नए n क्रिएट हो रहे होते तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क पड़ता, लेकिन एक बार जो आपने n क्रिएट कर दिया उसी की तो वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी फिक्स ही रहेगी। पढ़ लो। फैक्ट एक इंटीजर वेरिएबल है, 4 बाइट ले रहा है, i 4 बाइट ले रहा है। फंक्शन इंप्लीमेंटेशन, लूप, फंक्शन, प्रिंटफ, बहुत सारे हैं, कांस्टेंट स्पेस में आते हैं। मतलब अगर हम ये माने कि ये सारे स्टेटमेंट्स भी अगर कोई स्पेस ले रहे हैं तो कांस्टेंट स्पेस ही लेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ लिख दिया, आपको ध्यान ही नहीं रखना, सोचना ही नहीं है। जितने वेरिएबल हैं बस उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके प्रॉब्लम्स की कितनी है। ठीक है। अब देखो अगला, देखो ये क्या है, अब जरा ध्यान से समझना। इसमें क्या है, इसमें इससे पहले वाला जो ये प्रोग्राम था, ये क्या प्रोग्राम है? इसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में पीपीएस पढ़ा है ना, तो वहां पर आपने कोई नंबर आपको दिया है और आपको उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो ये उसका कोड होता है। इनिशियली एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया और फिर 1 से लेके उस नंबर तक फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई करते हैं, तो उस नंबर का फैक्टोरियल निकल आता है। और जब आप लूप को बंद करोगे तो फैक्टोरियल को प्रिंट कर दो, सिंपल। ये वाला फैक्टोरियल वाला कोड था। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? बिग ऑफ 1। ठीक है। अब दूसरे वाले कोड की बात करो, देखो ध्यान से समझना। ये भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है, और अगर तुम पहचान पा रहे हो तो ये रिकर्सिव वाला सॉल्यूशन है, जिसमें आपने रिकर्सिव प्रोग्राम बनाया किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। कैसे? देखो, n का फैक्टोरियल निकालना है, मान लो मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 3 के फैक्टोरियल में मैंने चेक किया क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं है, तो क्या करेंगे? 3 × 2 का फैक्टोरियल आपने कॉल कर दिया। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करता है। फंक्शन इज कॉलिंग इट सेल्फ अगेन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जो अपनी फंक्शन डेफिनेशन में खुद को ही फिर से कॉल करता है, ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ फैक्टोरियल फंक्शन अपने को ही दोबारा छोटी नंबर के लिए कॉल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब 2 आया, ये 2 की वैल्यू यहाँ पर आई, चेक किया 2 = 0, फॉल्स है, तो फिर दोबारा एल्स में गए और कहाँ आ गए? n इंटू फैक्टोरियल n-1। क्या हुआ? 2 × 1 फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये 1 फैक्टोरियल मतलब फिर से यही फंक्शन कॉल हुआ, फिर से यहाँ पर चले गए। n की वैल्यू कितनी है? 0। 0 है क्या? नहीं, n की वैल्यू तो 1 है, तो फिर एल्स में आ गए। क्या आया? n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, फिर ब्रेक हुआ। अब जब ये 0 हुआ तो 0 होते ही यहाँ पर आए, n की वैल्यू 0 हो गई, यस, तो क्या हुआ? रिटर्न 1। कहाँ 1 रिटर्न करेगा? जहां कॉल हुआ, यहीं पर इसने 1 रिटर्न कर दिया। फंक्शन जहां कॉल होता है वहीं पर वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ फंक्शन कॉल हुआ, इसने इमीडिएटली वैल्यू यहीं पर रिटर्न कर दी। जैसे ही इसने रिटर्न की, ये जो वैल्यू आई थी ये कंप्यूट हुई, 1 × 1 कितना हुआ? 1। तो ये कंप्लीटली कहाँ रिटर्न हुआ? यहाँ, दिस इज 1। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कंप्यूट हुई 2 × 1, क्या आया? 2। इसकी वैल्यू पूरी पूरी कहाँ रिटर्न हुई? यहाँ। कितनी? 2 × 1 कितना हो गया? 2। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हुई? 2। 2 × 3 कितना हुआ? 6। कहाँ रिटर्न हुआ? यहाँ 6।
तो फैक्टोरियल 3 की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो रिकर्सिव फंक्शन है जिसके थ्रू हम एक नंबर है n जिसका फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा के लिए कि जब हम आइटरेशन वाली अप्रोच यूज करते हैं, मतलब हमने लूप लगाया था, तो लूप में तो सिंपल वेरिएबल चले, आई की वैल्यू इंक्रीज होती रही और उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते गए, नंबर निकालते रहे। लेकिन जब हम रिकर्शन यूज करते हैं तो रिकर्शन में हम एक स्टैक बनाते हैं, स्टैक यूज करते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे यूनिट 2 में, वहां मैं आपको स्टैक पढ़ाऊंगी। तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रिकर्शन के प्रोसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो यहाँ पर जो नंबर, जितनी बार आपका ये नंबर ब्रेक होगा, मतलब n जो है वो क्या करेगा, एक हम यहाँ पर एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा। उस स्टैक के अंदर जो ये फंक्शन कॉल हो रहा है और जो फंक्शन रिटर्न होगा, उसके लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। सिंपल आइट्रेशन वाली जो अप्रोच होती है लूप वाली, उसमें हम किसी स्टैक का यूज नहीं करते। अब यहाँ पर ये जो स्टैक है, इसका स्टैक का साइज है n। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी रिकर्सिव प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके केस में स्टैक यूज होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने ये कोड इंप्लीमेंट किया, कहने को तो आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है n, एक वेरिएबल है, बस n एक वेरिएबल है ना। इस और ये कितने बाइट लेगा, 4 बाइट। तो आप अगर वैसे देखें तो इसका मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट टाइम होगी। लेकिन जब आप इसे रिकर्सिव से अप्रोच से यूज करते हैं, तो रिकर्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक लोकल मेमोरी, मतलब जो रैम है आपकी, उसमें एक टेम्परेरी स्टैक क्रिएट होता है। और स्टैक का साइज कितना है, n। जितने नंबर हैं उतने लेंथ का आपका स्टैक है ना। n लेंथ का स्टैक है, तो नेचुरली जो इसकी टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, n इंटू 4 बाइट्स। n की जितनी वैल्यूज n टाइम्स, n को आप कहाँ से, n से शुरू कर रहे हो और 0 तक पहुंचा रहे हो, तो n टाइम्स जो भी वैल्यू आएंगी, पहले 3 फिर 2 फिर 1, उतनी सारी वैल्यूज आपके स्टैक के अंदर स्टोर आप करेंगे, है ना। तो टोटल मेमोरी स्पेस आपने कितना ऑक्यूपाई कर लिया, n मल्टीप्लाइड बाय 4 बाइट, क्योंकि एक वैल्यू n की स्टोर होने के लिए 4 बाइट अगर ले रही है, तो आप n वैल्यूज को स्टोर करेंगे तो n मल्टीप्लाइड बाय 4 बाइट्स आएगा, है ना। तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, 4n। और 4n का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आया, तो 4n का मतलब, अब देखो पढ़ो, अब n की वैल्यू क्या है, 4 बाइट्स। अब बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, सब कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी वाले हैं, है ना। यहां से पढ़ो, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रिकर्सिव स्पेस विल बी n। क्यों, क्योंकि वो कॉल स्टैक यूज करेगा जिसकी साइज होगी n। तो 4 इंटू n बाइट्स का टोटल स्पेस ये यहाँ से ऑक्यूपाई कर लेता है। तो क्या हुआ, 4n। अब 4n को देखो, अगर मैं 4n को लिखूं तो इसका क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ n। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, खाली कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल n आ गया जिसकी जो भी नंबर यहाँ n हम डालेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी, है ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे 100 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 100 साइज का एक स्टैक आपको बनाना पड़ेगा जिसमें 100 वैल्यूज आप स्टोर करा पाए। तो उस बेस पे इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, अब वो n के ऊपर डिपेंड करती है, अब वो कांस्टेंट नहीं है। जो n की वैल्यू होगी उतना स्पेस आपको ऑक्यूपाई कराना पड़ेगा। तो जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो कितनी हो गई, बिगो ऑफ n। बिगो मतलब बिगो ऑफ नहीं, आप इसे फिलहाल बिगो मत मानिए, इसे कहिए ऑर्डर ऑफ n। किसके ऑर्डर में चल रही है वो, n के ऑर्डर में चल रही है। इतना इतना समझ के चलो, सिंपल सिंपल। जबकि इससे पहले वाला जो था, देखो यहाँ भी हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 था। तो बताओ दोनों में से अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल आइटरेटिव अप्रोच, लूप वाली अप्रोच फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की है, दूसरी है रिकर्सिव अप्रोच, दोनों में से स्पेस एफिशिएंट कौन सी है, आइटरेटिव वाली, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर, इसकी कांस्टेंट टाइम आई, जबकि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर टाइम आती है, ये ज्यादा स्पेस लेगा मेमोरी में एज कंपेयर टू आइटरेटिव सॉल्यूशन। आइटरेटिव सॉल्यूशन मतलब लूप का यूज करके अगर बनाओ तो वो आपका कंपैरेटिवली कम स्पेस लेगा। ठीक है, मुझे लगता है इतनी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनने लगी होगी। अभी तक क्या समझा हमने, कि जब भी हम कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, तो जितने जितने वेरिएबल्स हमने यूज किए, कितनी बार वो वेरिएबल रिपीट कर रहे हैं, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है टोटल, उस मेमोरी को हमें काउंट करना है। और उसमें से अगर कोई वेरिएबल टर्म आता है, तो वेरिएबल टर्म की जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसको हम कंसिडर करते हैं, बाकी उसके कंपेरिजन में सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और वहां से हमें उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की या सॉल्यूशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे निकालेंगे मिल जाती है। अब देखिए, अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, क्या है, एक एरे है ARR नाम का एक एरे है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। ठीक है, अब बताओ जरा, अगर मैं इंटीजर एरे लूं तो ARR इसका जो साइज है वो कितना है, 5 इंटू 4 मतलब 20 बाइट्स। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट कर रहे हैं ना, तो 20 बाइट्स हो गए इस एरे का साइज। चलो
दूसरा वेरिएबल है मिन, एक वेरिएबल हो गया मेरे पास मिन, उसका भी 4 बाइट हो गया, 4 बाइट ले लिए, इंटीजर है ना। और एक मैंने ले रखा है आई, ये भी इंटीजर है, ये भी 4 बाइट ले, है ना। और इसके अलावा और कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ नजर आ रहा है? कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा मुझे तो, है ना। तो 20 + 4 टोटल कितना स्पेस कंज्यूम हुआ? 28 बाइट्स। क्या कोई वेरिएबल टर्म आया? नहीं आया, जबकि एरे है ये, यहाँ मैंने एरे ले रखा है, उसके बाद भी कोई वेरिएबल टर्म यहाँ पर नहीं आ रहा। तो बताना इसकी टाइम, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ 1। कांस्टेंट, कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। इस तरह से, ऐसा नहीं है कि एरे देख लिया तो बस एरे का मतलब एरे का तो साइज बहुत बड़ा हो सकता है कि जितना बड़ा एरे का साइज होगा उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, ऐसा नहीं है। जो आपको दे रखा है, आपको 5 एलिमेंट का एरे पहले से बना के दे रखा है, 5 एलिमेंट मतलब मेमोरी फिक्स कर रखी है आपने, है ना, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। चलिए, इस तरह से आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। अब देखिए, अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना सीखते हैं। थोड़ी सी इसमें ट्रिक है, ईजी है, बहुत ईजी है, बस सिंपल सिंपल, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इसका डिटेल आप डा में पढ़ेंगे, जब आप 3rd ईयर में सब्जेक्ट पढ़ेंगे डा, तो इन्हीं चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ टॉपिक है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी अगर मुश्किल पेपर बना तो इस तरह की डाउट्स, ये प्रॉब्लम्स कभी भी आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, पेपर में पूछी जाए या ना पूछी जाए, आपको एक सिंपल कोड अगर आपके सामने है तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कितनी इसकी, किस ऑर्डर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और किस ऑर्डर की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, उन बातों के लिए ये चीज मैं बता रही हूँ। तो देखिए, इसका सबसे ज्यादा इजी और इफेक्टिव मेथड है फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का। क्या कहता है फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड? ये कहता है कि जो भी कोड आपके पास है, उस कोड में हर एक स्टेटमेंट को आप ये मान के चलिए कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है। अब वो यूनिट ऑफ टाइम कितने भी हो सकता है, 1 सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड, 2 माइक्रो सेकंड, 10 माइक्रो सेकंड, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम उस टाइम को 1 यूनिट ऑफ टाइम कह के चलेंगे, जो भी टाइम उस मशीन पर लगे। वो तो डिपेंड करेगा कौन सी मशीन पर रन कर रहे हो आप, है ना, मशीन का हार्डवेयर कैसा है, उसका प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो चीज़ हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमें नहीं पता कि ये प्रोग्राम कहाँ इंप्लीमेंट होगा, कौन सी मशीन पे चलेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन अगर एक बार एग्जीक्यूट होगा तो वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है। अब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये फाइंड आउट करना है कि वो कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सीधी बात है। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल में 4 इंस्ट्रक्शन लिख रखी है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? 4 यूनिट, 4 यूनिट ऑफ टाइम लेगी वो। अगर मैं कहूँ एक इंस्ट्रक्शन 1 यूनिट का टाइम ले रही है तो कितनी हो गई? 4 मतलब कांस्टेंट टाइम, है ना। तो बस यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कोड मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल, मैंने पहले से यहाँ साथ साथ हिंट्स लिख रखे हैं ताकि आप लोग, ऐसा ना हो जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो नोट्स में भी आपको साथ साथ मिल जाए। जरूरी नहीं है कि अगर एक बार समझ आ गया तो लेक्चर को ही रिपीट कर करके सुनना है, नोट्स में ये समझ में आ जाए कि क्या बताया गया था, उसके लिए ये एक एक लाइन मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखी है। अब देखिए, इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। ठीक, ये एक स्टेटमेंट है, कॉन्स्टेंट टाइम है, 1 यूनिट ऑफ टाइम लिया इसने, 1 यूनिट ऑफ टाइम इसने लिया, तो टोटल कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट टाइम है। 1 यूनिट ऑफ टाइम इसने लिया, 1 यूनिट ऑफ टाइम इसने लिया, 1 यूनिट ऑफ टाइम इसने लिया, 1 यूनिट ऑफ टाइम इसने लिया। 3 इंस्ट्रक्शन है, सिंगल सिंगल यूनिट ऑफ टाइम ये एग्जीक्यूट हुई, किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेशन हो रहा है ना। फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड क्या कहता है, फिर बता रही हूं मैं, कि आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, ये काउंट करेगा कि एक इंस्ट्रक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। और हम ये अज्यूम करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में 1 यूनिट टाइम लेती है ना? लिख देती हूँ, ईच इंस्ट्रक्शन टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, ये मान के चल रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि अब अगर कोई इंस्ट्रक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है उसके ऊपर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी। एक एग्जांपल था, ये खत्म हो गया। अब इधर देखो जरा, ये एक लूप है ना। क्या है? फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो जरा, मैं अगर इसको यहाँ निकालूं तो ये एक लूप है, इस लूप के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में बात करो। चलो जरा इसको एक एग्जाम्पल की तरह मैं ये पहले यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से समझाऊंगी, फिर उसको देखना। आई की वैल्यू
हाँ बेटा, देखिए, तो एग्जाम्पल हम ले रहे थे आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन n तक, आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट आई। ठीक, अगर इस तरह का कोई लूप मुझे दिया जाए तो हम अब कैसे एनालाइज करेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। मुद्दा क्या है हमारे पास कि हमें ये देखना है कि इसमें जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही हैं, जबकि एक इंस्ट्रक्शन एक बार एग्जीक्यूट होने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लेती है। ठीक है, ऑब्जर्व करो, लूप क्या करता है, लूप में हमेशा सबसे पहले जो i इज इक्वल टू 0 है, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी एक बार होगी, लूप में इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, तो इसका टाइम कितना हो गया, 1 यूनिट ऑफ टाइम इसने लिया। ठीक है, अब ये देखो कि जब ये ट्रू है तो ये लूप क्या कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुई तो ये अंदर आएगा, है ना। जब ये अंदर आया तो इसने फिर क्या किया, एक बार एग्जीक्यूट हुई फिर दोबारा गया, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन चेक की। तो इस तरह ये लूप जो है ये कितनी बार चलेगा, कहाँ से कहाँ तक है, आई की वैल्यू 0 से n तक है। मान लो मैं n की वैल्यू अगर 5 लूँ, एग्जाम्पल से समझो, अगर मैंने n की वैल्यू 5 ली तो i की वैल्यू 0, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2, i की वैल्यू 3 और i की वैल्यू 4, यहाँ तक ये लूप जो होगा ये ट्रू होगा, इतनी कंडीशन जो होंगी वो ट्रू होंगी। आई की वैल्यू 0 पे लूप में जाओगे, प्रिंटफ चलेगा, आई की वैल्यू 1 पे प्रिंटफ चलेगा, आई की वैल्यू 2 पे प्रिंटफ चलेगा, आई की वैल्यू 3 पे प्रिंटफ चलेगा और आई की वैल्यू 4 पे भी प्रिंटफ चलेगा, है ना। और हर बार आई की वैल्यू को प्लस प्लस आप करोगे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इस लूप को देखते हुए ये मुझे पता चल रहा है कि ये जो प्रिंट ऑफ आई है ये कितनी बार चल रहा है। जब मैंने एन की वैल्यू 5 ली तो ये कितनी बार चला, 1 2 3 4 5, पांचों बार कंडीशन ट्रू हुई और हम लूप के अंदर आए, तो ये जो लूप था ये मेरा n टाइम्स चला, ये जो स्टेटमेंट है ये n टाइम एग्जीक्यूट हुई। अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 बार, n की वैल्यू 10 है तो 10 टाइम्स, क्योंकि लूप में मैंने 0 से लेके n-1 तक का लूप चला रखा है। 0 से n-1 मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो 0 से लेके 4 तक लूप ट्रू रहेगा आपका और अंदर की स्टेटमेंट जो होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक, अब ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, ये भी n टाइम एग्जीक्यूट हुआ। जितनी बार आप कंडीशन ट्रू आपने की उतनी बार आपने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, बहुत सीधी बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन तो आपने सिर्फ एक बार किया, उसके बाद आपने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर गए और n टाइम्स ये कंडीशन ट्रू रही तो n टाइम आप लूप के अंदर रहे और n टाइम्स ही आपने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। इतनी बात समझ में आती है। ये जो बीच वाला स्टेटमेंट है i लेस देन n, ये कितनी बार चला, ये एक ज्यादा बार चला। क्यों, क्योंकि जब i की वैल्यू 4 हुई, i प्लस प्लस करके i की वैल्यू जब 5 हुई तो i की वैल्यू 5 पर आपने चेक किया कि i मतलब 5 लेस देन 5, फॉल्स हुआ तो आप बाहर आ गए। तो मतलब ये जो कंडीशन वाली स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एक ज्यादा बार चलता है। क्यों, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होती है तब आप लूप के बाहर आते हैं ना, तो आपने इनिशियलाइज तो एक बार कर लिया, कंडीशन आप कितनी बार चेक करोगे, 5 बार। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट चला तो आपने 6 बार कंडीशन चेक की, उनमें से 5 बार तो कंडीशन ट्रू हुई और छठी बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप कंट्रोल जो है वो लूप के बाहर ले आए। तो इस बात से ये क्या एनालाइज करना सीखना है कि जो लूप आपने लिखे हैं वो किस तरह से चलते हैं। जब तक आपको लूप की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं बार बार रिपीट करूंगी इस बात को कि जो बच्चे पीपीएस जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा, एटलीस्ट लूप, एरे, फंक्शन और पॉइंटर्स, इनका इंट्रोडक्शन, इनका नो हाउ आपको होना चाहिए बेटा। उसके बिना एटलीस्ट फॉर लूप भी आप कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। फॉर लूप और वाइल लूप कैसे चलते हैं इतनी बातें आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से बताती हूँ, जब आप लूप लिखते हैं तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट सिर्फ एक बार चलता है। कंडीशन आप कितनी बार चेक करते हैं, जितनी बार लूप की कंडीशन ट्रू है उससे एक ज्यादा बार आप कंडीशन चेक करते हैं। मैंने आपको बताया आई की वैल्यू 1 0 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, आप प्रिंट करेंगे, है ना। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, आप प्रिंट करेंगे। आई की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, आप प्रिंट करेंगे। तो इस तरह आई की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक, मतलब 5 अगर है तो 0 से लेके 4 तक ये सारी कंडीशन ट्रू होती है और आप उसे प्रिंट करते हैं कितनी बार, n बार। 0 से 4 तक कंडीशन ट्रू रहेगी, आप उसे n टाइम प्रिंट कर देंगे। जितनी बार आप प्रिंट करेंगे उतनी बार आप इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू को, ये भी n टाइम चली। तो क्या लिखूं यहाँ पर, ये कितने टाइम चला, ये n+1 टाइम, है ना। n टाइम अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो एक और ज्यादा टाइम मैंने इसको चलाया जब ये फॉल्स हुई। तो टोटल टाइम कितना लगा मुझे ये कैलकुलेट करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं तो क्या लिखूं, n प्लस वन प्लस एन प्लस वन। चलो इसी ऑर्डर में लिखती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। ये क्या है, 1 प्लस एन प्लस वन प्लस एन, ये आ गया है ना। और ये क्या हो गई, n। तो टोटल कितनी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी, जोड़ दो सबको, 1 प्लस एन प्लस वन प्लस एन प्लस एन, कितना आया, जो भी आया वो एन की टर्म में आएगा, 1 2 3, 3n प्लस 2, तो मतलब ऑर्डर ऑफ एन। कौन सा डोमिनेंट टर्म है, एन, 2 तो कांस्टेंट है, इसको इसका जो कोएफिशिएंट है उसे ड्रॉप कर दो, तो क्या आया, ऑर्डर ऑफ एन। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन है। तो ये कैसा लूप है, इंक्रीमेंटेशन वाला लूप है, 0 से लेके एन तक चल रहा है, 0 से लेके n-1 तक चला, तो n टाइम लूप चला, जितनी बार लूप चला उससे एक ज्यादा बार आपने कंडीशन चेक की, तो इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई आपकी ऑर्डर ऑफ एन। अभी ये बस ऑर्डर ऑफ एन की बात मैं कर रही हूँ कि किसके ऑर्डर में है, कौन सा डोमिनेंट टर्म है, उसके हिसाब से हमें निकालनी है। अब देखो इसको, ये वही चीज लिखी है जो मैंने आपसे कहा, कैसे, एक बार ये चला, n+1 टाइम ये चला, और n टाइम ये चला, और n टाइम ये चला, आप सबको जोड़ दो तो भी वो ये ऑर्डर ऑफ n जो होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, जिसमें हर एक एलिमेंट वन ऑपरेशन पर, मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में लगता है, उसके हिसाब से हमने ये निकाल दिया। अब देखो, मुझे लगता है यहाँ से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, नेस्टेड लूप अगर हमने लगा दिया, मान लो मैंने लूप्स को नेस्ट कर दिया है, सीखो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं उसको। नेस्टिंग का मतलब क्या है, चलो बनाओ, कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, एक बार, इनिशियलाइज होगा एक बार। अब जब आप इसे यहाँ पर, चलो मैं इसको अलग से निकालती हूँ फिर समझाती हूँ, फिर वहां से समझ में आ जाएगा। फिर से देखो, चलो नेस्टिंग के लिए देखो, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, ये लिखा था। और फिर इसके बाद आपने लिखा था फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n और j प्लस प्लस, और इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है आई जे। मान लो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी आई जे, मान लो मैंने ये दो वैल्यूज जो हैं ये प्रिंट कर रखी है। ये मेरा फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप। किस तरह काम करता है नेस्टेड फॉर लूप, ये बताओ। सबसे पहले क्या होता है, ये वैल्यू इनिशियलाइज होती है, जब ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है तो हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इस लूप के अंदर आते हैं। इस लूप के अंदर हमें एक और लूप मिला, हमने जे की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 0 से, फिर चेक किया जे की वैल्यू लेस देन एन है या नहीं, अगर जे की वैल्यू लेस देन एन कंडीशन ट्रू है तो फिर हम यहाँ आएंगे और आई और जे की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। फिर जब हम इस लूप को एक बार चला देंगे तो अब हम कहाँ जाएंगे, वापस अंदर वाले फॉर लूप में ही जाएंगे। मतलब एक बार अगर हम बाहर वाले फॉर लूप से अंदर एंटर कर गए, यहां से अगर मैं अंदर एंटर कर जाऊं तो उसके बाद जब तक पूरा लूप नहीं चल जाता तब तक हम वापस इस वाले लूप के आई को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ये जो एन है, मान लो, चलो ये लो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ठीक से, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में सी भी नहीं पढ़ी होगी, उनके लिए मान लो मैंने लेस देन 3 लिखा, ठीक है। तो 0 1 2, मान लो यहाँ पर लिखा है 0 1 2, ठीक है। तो i की वैल्यू जब 0 होगी तो j की, चलो अब किस तरह से बनेगा ये, जब i की वैल्यू 0 है, ट्रू है तो हम अंदर गए, तो क्या हुआ, j की वैल्यू 0 हो गई, है ना, ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट कर दिया, i और j प्रिंट हो, ठीक है। अब जब ये प्रिंट हो गया तो वापस अब कहाँ गए, j को हमने इंक्रीमेंट हो गया, j की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 लेस देन 3 ट्रू, तो j की वैल्यू कितनी हो गई 1, कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर आए, फिर आई और जे प्रिंट कर दिया। ये राइट का मतलब है कि हम प्रिंट कर रहे हैं, ये मान के चलो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको मैं राइट लगा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर गए वापस, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट की, कितनी हो गई 2, 2 लेस देन 3 ट्रू है तो फिर प्रिंट कर दिया, तो जे की वैल्यू 2 जब चली फिर प्रिंट कर दिया, हो गया काम। आई की वैल्यू तीनों केस में 0 ही है, आई की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, आई की वैल्यू 0 के लिए जे जो है वो कितनी बार चला, 3 बार चला, 0 1 2 तीनों के लिए चला। और जब ये कंप्लीट हो गया, अब देखो, अब यहाँ तीसरी बार में क्या, चौथी बार में क्या हुआ, जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप के बाहर आ गए, इस लूप के बाहर आ गए, अंदर वाले लूप के बाहर। यहाँ इसके बाहर कोई स्टेटमेंट तो है नहीं,
तो क्या करोगे, इसका मतलब बाहर वाला जो लूप है अब वो पहली बार उसका फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हुआ है। भाई आई की वैल्यू 0 के लिए वो अंदर इस जाल में फंस गया था, जैसे ही वो जाल से बाहर निकला अब पहली बार उसका जो आइट्रेशन है वो कंप्लीट हुआ। अब वो वापस आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके क्या करेगा, आई प्लस प्लस। अब उसने क्या किया, आई की वैल्यू को 1 बना दिया। अब जैसे ही उसने आई की वैल्यू को 1 बनाया, फिर से उसने आई की कंडीशन चेक की, 1 लेस देन 3 ट्रू, ट्रू है तो फिर वो अंदर जाएगा, और फिर अंदर जाके फिर j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, तीनों के लिए चलेगा नेचुरली, है ना, फिर तीनों के लिए चलेगा। फिर आगे जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 बार ये लूप चल के फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर दोबारा ये j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, फिर 3 बार चलेगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि आई की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है उतनी बार चल रहा है। आई की वैल्यू 0 है तो ये 3 बार चला, 1 है तो ये 3 बार चला, और अगर ये 2 है तो भी ये 3 बार चला। तो आई की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप 3 बार चल रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने 3 लिखा है। अगर मैं यहाँ पर n लिख दूं, इस टर्म को अब अगर मैं जनरलाइज कर दूं कि ये जो टर्म है ये n है, तो हम क्या कहेंगे कि i की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप n टाइम चल रहा है। कह सकते हैं इस बात को, बहुत सीधी सीधी। फॉर वन वैल्यू ऑफ i दिस इनर लूप इज रनिंग n टाइम्स। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसी कोड को अगर मैं आपका चेंज कर दूं, कैसे चेंज करेंगे, ये देखो, सेम कोड को अगर हम मॉडिफाई कर दें, ये लो, इसी प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, ये लो, चलो इसे हटा देती हूँ, ये बात तो समझ आ गई। अब इसे जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो n है, अब हम 3 नहीं, अब हम n की बात कर रहे हैं, जो हमारा एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। j लेस देन n और j प्लस प्लस, ठीक है, और ये क्या है, i लेस देन n, i प्लस। अब क्या होगा देखो, अब समझो, फिर दोबारा लगाओ ये चीज, क्या है, ये i इज इक्वल टू 0 है, ये जो i इज इक्वल टू 0 है, इस स्टेटमेंट को हम रन करेंगे, कितना टाइम लेगा, एक बार इनिशियलाइज होगा, सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होगा, है ना। बाहर फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, हो गया। उसके बाद ये जो कंडीशन है ये कितनी बार चेक होगी, अभी तो देखा था n+1, है ना, कैपिटल N ले रखा है तो चलो कैपिटल N लिख लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल N+1 टाइम ये रन होगा। i प्लस प्लस कितनी बार होगा, n टाइम। भाई अगर ये 0 से लेके n तक चल रहा है तो ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी, ये n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एक बार ये फॉल्स भी होगा, n टाइम ये चेक सही रहा और एक एडिशनल टाइम ये फॉल्स हुआ, लेकिन कंडीशन चेक की। अब ये i प्लस प्लस भी n टाइम चला। अब इस लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो कितनी बार चले, n टाइम चले। भाई अगर ये मान लो ये कंडीशन आपने n+1 टाइम चेक करी, n टाइम ये लूप चला, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो कितनी बार चले, n टाइम चले। तो इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो कितनी बार चले, n टाइम चले, ये भी n टाइम चला, ये भी n टाइम। इस लूप की ये बॉडी है, ये बाहर वाले फॉर लूप की बॉडी है। तो बाहर वाला लूप अगर n बार चला तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे n टाइम्स चले। इतनी बात हो गई। अब आप इसके अंदर आए, अब इस वाले लूप को नोटिस करो, ये वाले लूप में ये जो 0 है, अगर मैं सिर्फ इस लूप के बारे में बात करूं, इतने लूप की बात कर रही हूं मैं, तो इस लूप के अंदर ये जो स्टेटमेंट है ये एक बार चला, है ना। बाहर वाले लूप्स के अंदर आने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इस लूप के लिए बात कर रहे हैं। ये इनिशियलाइजेशन एक बार चला, ये कितनी बार चला, n+1 टाइम चला, ये कितनी बार चला, n टाइम चला, बिल्कुल पहले की तरह, बिल्कुल पहले की तरह, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब ये वाला कितना चला, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी n टाइम चला, इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना चला, n टाइम चला, तो मतलब ये n टाइम और चला। अब जरा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मुझे सिंप्लीफाई करनी है, तो मैं इस बात को किस तरह से लिखूंगी, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां से देखूं तो इसकी जो हाईएस्ट टर्म है वो कौन सी है, 1 है, n+1 है, n है, तो मैं इसको जनरलाइज करके n+1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़े नंबर मैंने यहाँ से निकाल लिए, क्योंकि वैसे भी अप्रोक्सीमेशन ही लेना है। तो ये वाली लाइन n+1 टाइम चली, है ना, उसके लिए ये वाली n टाइम चली और ये वाली भी n टाइम चली थी, इतनी बात हुई थी ना। अगर ये n+1 चला पूरा तो ये n टाइम चला और ये n टाइम चला। अब इस लूप के कंसर्न में ये सारी की सारी अगर मैं मर्ज कर दूं तो सबसे ज्यादा किसका है, ये n+1। तो सिर्फ इस लूप को कंसिडर करें तो ये जो है ये n+1 टाइम चला, है ना, और इसके कंसिडरेशन में ये n टाइम चला। जो जो नया लिख रहा है वो हम मल्टीप्लाई में करते जा रहे हैं। फिर से समझो,
सबसे पहले हमने इस लूप का देख लिया कि ये एक, ये n+1, ये n, और इस लूप के करस्पॉन्डिंग ये जितने भी लूप के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे n टाइम चले। ठीक है, अब अंदर वाले लूप पे आ जाओ। अंदर वाले लूप में ये स्टेटमेंट एक बार चली, ये n+1 और ये n, तो टोटल इस स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं तो इफेक्टिव कितना चला, ये n+1, तो जितना ये ऊपर के हिसाब से चल रहा था मल्टीप्लाइड बाय n+1 चला। अब इस लूप के अंदर ये स्टेटमेंट कितनी बार चला, n तो ये ऊपर वाले के हिसाब से चल रहा था, n इसके हिसाब से चलेगा, n × n। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी कैलकुलेट होके आई, कैसे निकालोगे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, ऊपर देखो n+1, ये क्या है, n+1 प्लस n × n+1, सबको जोड़ दो आपस में, प्लस n × n, तीसरी है। तो बस क्या आया कैलकुलेशन में, n+1 प्लस n² प्लस n+n², है ना? क्या आ गया, 2n², इन दोनों को ले लिया 2n² प्लस 2n+1, देखो n², 2n², एक n ये 2n और +1, तो कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ। तो देखो जो नेस्टेड लूप आपने बनाया, नेस्टेड फॉर लूप बनाया, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ऑर्डर ऑफ n² आ गई। बस ये बात सीधी सीधी याद रखनी है। अब अगर आप कोई ऐसे इंक्रीमेंटेड वाला लूप देखोगे, नेस्टेड फॉर लूप देखोगे, तो सीधा कहना n²। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 × 2 6 टाइम्स, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल 9 टाइम्स, है ना? अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे, मतलब कुल मिला के दिस n × दिस n, इतनी मल्टीप्लेक्स, इतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। ऊपर अगर 4 है, अंदर 3 है, तो 12 टाइम्स, इस तरह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मॉडिफाई होती रहती है। तो ये चीज मुझे लगता है समझ आ गई होगी, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब आप इस लूप के लिए कैलकुलेट करते हो तो तीनों में इफेक्टिव टर्म कौन सा है, n+1, इस तरह से बना लिया हमने सिंप्लीफाई करने के लिए। फिर जब इस लूप के लिए, इस पूरे लूप के लिए इसकी जो बॉडी है वो n टाइम चलेगी, तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी n टाइम चलेगी। तो पहला फैक्टर तो उससे ये आ गया हमारा निकल के। फिर हम अब इस लूप अंदर वाले लूप में आए कि भाई ये लूप भी तो चलेगा, कितनी बार चलेगा, इसके लिए देखते हैं। इसके लिए भी हमने यहाँ पर n+1, ये पूरा का पूरा तो n+1 टाइम चला, और इस लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो इसके हिसाब से n टाइम चली, तो यहाँ पहले वाले n में हमने एक n और मल्टीप्लाई कर दिया, और जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज आई उन्हें हमने फाइनली ऐड किया, तो वी एंड अप इनटू दिस क्वाड्रेटिक टाइम इक्वेशन। तो ये जिसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितने टाइम की है, क्वाड्रेटिक टाइम है। इसका जो क्वाड्रेटिक टाइम के हिसाब से चलेगी, n² के ऑर्डर में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो करती है। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये आपका पूरा जो नेस्टेड लूप है, इस तरह से अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्वाड्रेटिक टाइम है। दिस इज बिग ऑफ। ठीक, अब इधर देखो, ध्यान से समझना क्या है ये है 0 से n तक प्रिंट आई, इतने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ n, अभी निकाली थी। सिंगल फॉर लूप है ना, दोबारा नहीं निकालने की जरूरत है, सिंगल फॉर लूप है, बिग ऑफ n है इसकी, ऑर्डर ऑफ n। अब ये फॉर लूप यहाँ बंद हो गया, नेस्टिंग नहीं हो रही है। अब ये दूसरा फॉर लूप है, इसकी कितनी है, इसकी भी बिग ऑफ n है, इसकी भी ऑर्डर ऑफ n है, इसकी भी ऑर्डर ऑफ n है, और इसकी भी ऑर्डर ऑफ n है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ n ही हो गई। बहुत सीधी बात है। अब हमें ये लिखने की क्या जरूरत है, दिस इज 1, दिस इज n+1, दिस इज n, दिस इज n, सबको हमने जब ऐड किया था तो हम ऑर्डर ऑफ 1 पे तो आए थे, इतने की ऑर्डर ऑफ 1 है, लूप खत्म हो गया, अगला लूप शुरू हुआ, इसकी भी ऑर्डर ऑफ n है, तो टोटल जो होगी वो ऑर्डर ऑफ n ही होगी, ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n कितनी आई, ऑर्डर ऑफ। इसका क्या मतलब है, अगर आप n प्लस n करोगे तो क्या आएगा, 2n। इसको क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ n ही तो लिखोगे, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो इसमें। ठीक बात है ना? तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं सीधा सीधा। अब ये देखो, ये नेस्टेड लूप नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है। इसी एग्जांपल को यहाँ पर चेंज किया हुआ है ना, यहाँ पर लूप बंद करके दूसरा लूप स्टार्ट किया, तो दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज आपकी ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी। आ गई ये बात समझ में? अब देखिए, अब सिंपल, अगर कोई इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा है तो उस केस में क्या होगा, देखो इफ एल्स क्या कहता है, अगर ये ट्रू है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो इस स्टेटमेंट इसमें 1 टाइम लगा। अब इस स्टेटमेंट के ट्रू या फॉल्स होने पर या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा, तो या तो ये 1 टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर ये 1 टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई नंबर ऑफ टाइम तो कोई चीज रिपीट नहीं हो रही ना, कोई भी चीज, ये स्टेटमेंट एक बार चल रहा है, उसको चलने के बाद या तो ये चलेगा या फिर ये चलेगा, है ना। तो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओवरऑल कांस्टेंट टाइम ही हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टाइम इट इज नॉट रिपीटिंग।
अगर ये रिपीट भी करेगा, मान लो कहीं लूप की बात कर रहे हैं, लूप अगर रिपीट कर रहा है तो कितनी बार रिपीट कर रहा है, अगर ये चीज हमें पता है, n की बजाय हम 1 2 3 लिख दें तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट टाइम हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर वेरिएबल आएगा तो वेरिएबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अगर कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक बात है। चलो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लो मैंने लिख दिया फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पर मैं आई को प्रिंट करूं तो बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? भाई कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तो 4 बार चलेगा, 0 1 2 3 दैट्स इट। और 4 क्या है? कांस्टेंट है, तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन अगर यहाँ 3 की जगह मैंने n लिख दिया होता तो n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता कि ये लूप कितनी बार चलेगा, तो तब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर टाइम होती है, n के ऊपर डिपेंड करती। ठीक है, इस तरह से इसको, इन एल्गोरिथम्स को एनालाइज करते हैं। अब देखो फिर दोबारा, अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हमें निकालनी है। ये जो एग्जांपल है इसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी है। सीधा सीधा कैलकुलेट करते हैं। अब तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि 0 से लेके n-1 मतलब एरे के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है ना। n एलिमेंट्स का एक एरे है जिसका नाम है a। देखो जरा ऑब्जर्व करके देखो, सम इज अ फंक्शन which is adding all n elements of array together। s की वैल्यू 0 है, a of i मतलब a0 a1 a2 a3 अप टू an-1 तक सारे एलिमेंट्स को ऐड करके s के अंदर ये स्टोर करा रहा है। तो ये जो आपका कोड लिखा हुआ है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। ये लो, आ जाओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। ये कितनी बार चली? एक बार चली, है ना। इंस्ट्रक्शन कितनी बार चली? एक बार चली। हमें क्या करना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड इन ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटिंग इट इज टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम। एक बार एग्जीक्यूट होने में ये 1 यूनिट टाइम लेती है। कितनी बार एग्जीक्यूट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्या होगा? ये इंस्ट्रक्शन जब हमने एग्जीक्यूट की तो इट इज टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम, है ना। अभी हमने देखा था कि ये क्या कर रहा है? n+1 यूनिट ऑफ टाइम। भाई पता है दिस इज टेकिंग 1, दिस इज टेकिंग n+1 एंड दिस इज अगेन टेकिंग n। तो टोटल हम अगर देखें तो डोमिनेंट टर्म है n+1 टाइम, तो हमने कह दिया ये n+1 टाइम चलेगी। टाइम्स टाइम्स, ठीक है। और ये जो है ये कितनी बार चल रहा है? n टाइम्स, लूप है। बहुत सीधी बात है। तो अब ये कांस्टेंट टाइम है, 1 टाइम चलेगा, है ना। तो अगर हम ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो वो क्या आएगी? इन सबको आपस में जोड़ दो तो क्या आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टी ऑफ n। इस तरह से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को शो करते हैं। टाइम इनपुट वैल्यू क्या है? n, इसके ऊपर बेस्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इस तरह से निकाल लेते हैं। टी ऑफ n मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके ऊपर बेस्ड है? 1 + n+1 + n मतलब 2n+2 मतलब ऑर्डर ऑफ n। अब इसमें ये दिमाग मत लगाना मैम ने ये 1 ऐड नहीं किया, ये n ऐड नहीं किया, ये 1 ऐड नहीं किया, कुछ नहीं। हमें क्या करना है? अगर हमारी तरफ से अगर ये 2n+2 की जगह 100n+500 भी आ जाता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था, हम इसे ऑर्डर ऑफ n ही लिखते। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी चल रही है, वो किस ऑर्डर में ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी बाकी के टर्म हैं वो हमारे लिए इररेलेवेंट हैं, उन्हें हमें कंसिडर करना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि कहीं मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है n का n के साथ या n का n स्क्वायर के साथ, वो चीज हमें ऑब्जर्व करके चलनी है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई? ऑर्डर ऑफ n। अब अगर मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो बताना इसमें क्या क्या चीजें हमने ली। एक तो लिया हमने एरे, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, चलो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए एक है मेरे पास एरे, एक है n, एक है i और एक है s। ये 4 वेरिएबल हैं। एरे क्या है? एरे का साइज कितना है? 4 n बाइट्स, तो मतलब n × 4 बाइट्स एरे ले रहा है। n एलिमेंट्स का एरे है, एक एलिमेंट 4 बाइट लेता है, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, तो इस ये 4 बाइट का हो गया। मतलब इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड करेगा इसका साइज। n क्या है? इंटीजर है, 4 बाइट लेगा। i क्या है? इंटीजर है, 4 बाइट लेगा। s क्या है? इंटीजर है, 4 बाइट लेगा। तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई इसकी? n × 4 + 4 + 4 + 4 मतलब 4n + 12 मतलब ऑर्डर ऑफ अगेन
क्योंकि यहाँ पर हम एरे यूज कर रहे हैं, हमने एरे यूज कर लिया, तो एरे के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना स्पेस लेगा। जितना बड़ा एरे होगा उतने उस हिसाब से इसका स्पेस यहाँ पर चल जाएगा। 1D एरे है, n एलिमेंट्स का एरे होगा। 2D एरे होगा तो क्या होगा, उसमें n क्रॉस n होगा। भाई आप अगर मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें n नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम अगर है तो टोटल साइज कितना चाहिए, n स्क्वायर, है ना। तो जितने रो और जितने कॉलम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। जितने एलिमेंट आपको चाहिए हो तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जाके ऐड हो जाएंगे। ठीक बात है। इस तरह से आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसकी देखो, इसमें क्या है, फिर अगेन वही है, मैट्रिक्स एडिशन कर रहे हैं हम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, मुझे लगता है मैं सीधी सीधी बता सकती हूँ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n स्क्वायर। देखो नेस्टेड लूप है, ये पूरे की कितनी होगी, n+1 इतने की, और इसके लिए ये भी n टाइम चला और ये भी n टाइम चला। ये काम हो गया, कर चुके हैं हम अभी। फिर अंदर वाले लूप को देखो, इस अंदर वाले, ये अंदर वाला लूप इफेक्टिवली n+1 टाइम अगर हम इसे कहेंगे, ये कंडीशन n+1 टाइम है, तो इसके लिए अंदर वाला ये वाला लूप n टाइम चला। तो टोटल इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो हमने अभी भी निकाली थी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इन सबको आपस में जोड़ दो तो वो n स्क्वायर के ऑर्डर की आ गई, है ना। अब हम अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे निकालनी है, तो यहाँ मेरे पास क्या है, ये ए और बी जो है वो मेरे पास मैट्रिसेस हैं। देखो मैट्रिसेस है, 2D एरेज है ना। तो मतलब उसमें ए और बी जो है, ये देखो क्या है, ए बी दो मैट्रिक्स हैं। ये कितने की है, n×n मैट्रिक्स है, ये भी n×n मैट्रिक्स है। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 बाइट्स, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 बाइट। एक एलिमेंट जो है वो 4 बाइट ले रहा है मेमोरी में, और क्योंकि ये मैट्रिक्स है, n×n मैट्रिक्स है, देखो n×n मैट्रिक्स है, तो n×n मैट्रिक्स मतलब n रो n कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, n से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये मैट्रिक्स है, अगर मैं 3×3 मैट्रिक्स की बात करूं तो कैसे लिखेंगे उसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो ये एक 3×3 मैट्रिक्स है, कितने एलिमेंट है इसमें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 रो और हर एक रो में 3 कॉलम, है ना। तो इसका मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो इससे हम कह रहे हैं अगर n×n मैट्रिक्स है तो उसमें n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सीधी बात है, और एक एलिमेंट 4 बाइट लेगा, तो इतने नंबर ऑफ बाइट्स एक एरे जो है आपका 2D एरे वो ले लेगा। ए बी और आई और जे और सी, एक और है सी मैट्रिक्स है जिसको हम स्टोर कराने के लिए ले रहे हैं, ये लो सी भी है, ये भी 4×4 है, सॉरी n×n है, दिस इज ऑल्सो n×n मैट्रिक्स, और एक जो है वो 4 बाइट ले रहा है ना। तो आई 4 बाइट ले रहा है, जे 4 बाइट ले रहा है, और एक और वेरिएबल है n, जे भी जो है वो 4 बाइट ले रहा है, और n जो है वो भी 4 बाइट ले रहा है। n क्या बता रहा है, नंबर कितने, कितनी रो कितने कॉलम, तो n एक वेरिएबल है वो भी 4 बाइट ले रहा है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई इफेक्टिवली, ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर, n स्क्वायर वाला टर्म है, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो जब मैट्रिक्स के एडिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों से दोनों बराबर होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब n×n के हिसाब से उतनी होगी। अब 3 मैट्रिक्स हैं, 4 मैट्रिक्स हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ये 2n² हो, 3n² हो, 4n² हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। n² वाला टर्म जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट है, उसके कंसिडरेशन में हम इस चीज को लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ देखो, ये 3 बार लूप चल रहा है, देखो यहाँ सीधी सीधी बात है, 3 बार चल रहा है तो क्यूब में आ जाएगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। निकालो, चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ, जैसे हम अभी लिख रहे थे उसी को मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये क्या है, n+1 टाइम चलेगा। इसकी इफेक्टिव कौन सी है, अगर ये एक बार चला, ये n+1 टाइम चला, और ये n टाइम चला, तो ये टोटल को मैंने n+1 टाइम लिख लिया। जब ये n+1 टाइम चलेगा तो ये पूरा का पूरा जो इसके अंदर है, जो बाहर वाला जो फॉर लूप है, ये जो बाहर वाला फॉर लूप है, ये कितनी बार चला, n टाइम्स। तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो n टाइम चली, ये भी n टाइम चली, ये भी n टाइम चली, ये भी n टाइम चली, और ये भी n टाइम चली, ये भी n टाइम चली। इस वाले लूप के हिसाब से मैंने अंदर, इसके अंदर सारी स्टेटमेंट n टाइम चली। अब अगले वाले लूप पे आ जाओ, इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये एक बार चला, ये n+1 बार चला, और ये n बार चला, तो ओवरऑल ये कितना चला, n+1। तो इसमें n+1 को मल्टीप्लाई करो, n+1 बार ये चला अपना लूप जो है। अब ये जब n+1 बार चला तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, ये इतने,
इस वाले फॉर लूप के अंदर ये सारे हैं, तो ये सारे पे कितने चले, n टाइम चले, तो ये n टाइम चला, ये भी n टाइम चला और ये भी n टाइम चला। ये वाला फॉर लूप भी डन, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। अब ये वाला जो है स्टेटमेंट, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, जितना चलना था चल लिया। अब फिर फॉर लूप को देखो, ये देखो फॉर लूप, ये एक बार चला, ये n+1 टाइम चला और ये n टाइम चला, तो ये ओवरऑल कितना चला, n+1 टाइम। ये भी फिर इसमें n+1 ऐड कर दो, ये n+1 टाइम चला, इसमें n+1 ऐड कर दो, और इसके अंदर वाला इसके लिए n टाइम चलेगा, तो एक बार और इसमें n टाइम ऐड कर दो, है ना। करना क्या है, लूप कितनी बार चला उसकी बॉडी उससे एक कम चलेगी, बस इस रूल पे जितनी बार लूप चला रहे हो उतनी बार टर्म को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो टोटल ओवरऑल जब आप इसे ऐड करोगे तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपकी वो कितनी आएगी, दिस इज n+1 प्लस ये क्या है n इंटू n+1, n स्क्वायर का टर्म आ रहा है यहाँ पे, प्लस n इंटू n अगेन n स्क्वायर का टर्म, प्लस ये देखो ये n क्यूब वाला टर्म आ गया, n इंटू n+1, ये n क्यूब का टर्म बना ना, प्लस n क्यूब। तो इसमें डोमिनेंट टर्म कौन सा है बताओ, ये तो n है, कांस्टेंट है, n स्क्वायर, ये है n क्यूब, ये n क्यूब, तो ये क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो देखो यहाँ पर 3 लेवल की नेस्टिंग कर रखी है, ये क्या है n क्यूब, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, Cij इज इक्वल टू Cij प्लस Aik ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम है सीधा सीधा। तो यहाँ n तीनों में n डायमेंशन, अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, फिगर ऑफ n क्यूब ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 3 मैट्रिक्स हैं हमारे पास इसमें, A B और एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स C, तो A B C 3 मैट्रिक्स हैं, ये कितनी है n क्रॉस n 4 बाइट लेगी, ये भी n क्रॉस n, ये भी 4 बाइट लेगी, ये भी n क्रॉस n, ये भी 4 बाइट लेगी, और हमारे पास I है, J है, K है, N है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। ये 4 बाइट, ये 4 बाइट, ये 4 बाइट और ये 4 बाइट, इसकी बात कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो देखो जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, 3 लेवल पर लूप को नेस्ट किया हमने, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो क्वाड्रेटिक टाइम रही, n स्क्वायर रही, लेकिन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो n क्यूब के ऑर्डर में बढ़ रही ठीक है। तो ये जो लेक्चर है इसको रिपीट करके आपको देखना, ध्यान से देखना, इजीली समझ में आ जाएगा ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। इस बात को समझना है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब है, कई बार क्या होता है, देखो एफिशिएंट एल्गोरिथम कौन सा होता है, एफिशिएंट एल्गोरिथम वो होगा जिसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूशन में कम टाइम लेगा और कम स्पेस लेगा। ऐसा एल्गोरिथम हम डेवलप करना चाहते हैं जब हम उसे एग्जीक्यूट करें तो वो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए और साथ साथ कम मेमोरी स्पेस ले। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमेशा यूजुअली क्या होता है, जब हम कोड को इस तरह से लिखते हैं कि एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाए तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है। जब हम उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में को ध्यान में रखते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है। दोनों ही चीजों को एक साथ अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता और इसी को कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। If we try to increase the reduce the execution time, we try to reduce the time complexity, then its space complexity increases. अगर हम ट्राई करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो आपके पास अब 2 तरीके हैं, या तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना अलाउ करो, या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना अलाउ करो। 2 मेथड है, इन दोनों में से आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कंस्ट्रेंट के हिसाब से दोनों में से कोई एक चूज करना है ना। अगर आपका टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करो, अगर आपका जो स्पेस कंस्ट्रेंट है तो आप अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करोगे। कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिटेशन, आपके पास क्या चीज कम है ठीक है, उसके हिसाब से। तो पढ़ो, अ ट्रेड ऑफ इज अ सिचुएशन वेयर वन थिंग इंक्रीजेस एंड अदर थिंग डिक्रीजेस ठीक है। तो इट इज अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन ईदर लेस टाइम एंड बाय यूजिंग मोर स्पेस, या तो कम समय लो स्पेस ज्यादा लो, या फिर कम स्पेस लो टाइम ज्यादा ले लो, है ना। बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है, ऐसा जिसे मेमोरी में कम स्पेस चाहिए और कम टाइम चाहिए आउटपुट जनरेट करने में। लेकिन इन जनरल इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू अचीव बोथ ऑफ दीज कंडीशंस एट द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड एज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ ठीक है। अब देखो ये टाइप है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ पहले, जिससे तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो मान लो प्रोग्रामिंग के हिसाब से समझो, जैसे मान लो मैंने लिखा
ये देखो, मैंने एक प्रोग्राम मैं बना रही हूँ, मान लो मैंने लिखा इंट मेन, सी का ही एग्जाम्पल लिखते हैं, सी आप लोग पढ़ चुके, और यहाँ मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल, चलो इंट ए, ये लो इंट ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर ले लिए। अब मैंने क्या कहा, printf एंटर ए scanf परसेंटाइल डी एंड ए, ठीक है, फिर printf एंटर बी, फिर scanf परसेंटाइल डी एंड बी। ए और बी को मैंने अलग अलग इनपुट करा लिया, इस तरह से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, printf sum is equal to परसेंटाइल डी कॉमा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने यहाँ लिख दिया, इस तरह से मैंने लिखा और फिर मैंने इसको कर दिया close। ठीक है, एक प्रोग्राम मैंने ये बनाया। अब इसमें देखो मैंने क्या किया, ए बी सी 3 वेरिएबल लिए, ए की वैल्यू को इनपुट करा, बी की वैल्यू को इनपुट किया, और उसके बाद ए और बी दोनों को ऐड करके उनका सम मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। एक तो तरीका ये है ये काम करने का। दूसरा तरीका क्या है, मैंने क्या लिखा, इंट मेन, और फिर मैंने लिखा इंट ए बी, ठीक है, और अब मैंने लिखा scanf printf एंटर 2 numbers, scanf परसेंटाइल डी एंड ए एंड बी, एक साथ मैंने दोनों को इनपुट करा लिया, और फिर printf द सम इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और यहीं पर लिख दिया ए प्लस बी, मैंने कोई दूसरा तीसरा वेरिएबल मैंने लिया ही नहीं। अब देखो जरा, ये और ये इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करो, इसमें कितनी इंस्ट्रक्शन है, 1 2 3 4 5 6, जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन है जब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे तो ये जो कोड है ये ज्यादा स्पेस लेगा, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होगा, जितनी इंस्ट्रक्शन को ऑब्जेक्ट कोड में ये चेंज करेगा उतना स्पेस की मेमोरी मिलेगा, इसकी जो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी उसकी स्पेस ज्यादा होगी। इसको देखो 1 2 3 4, इसकी स्पेस कंपैरेटिवली कम होगी, ये कम स्पेस लेगा ऑब्जेक्ट कोड, है ना। इसको एग्जीक्यूशन में ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा हैं उतना ही एग्जीक्यूशन में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं इस तरह से चेंज करता हूँ, ये देखो, अब देखो, अब चीज सीखना, मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। मान लो मैंने लिख दिया a प्लस बी, और मैंने यहाँ से c नाम का कोई वेरिएबल मान लो नहीं लिया। अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, इस कोड को एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये स्पेस कम ले रहा है। 2 वेरिएबल मैंने लिए, तीसरा वेरिएबल मैंने नहीं लिया, उन्हीं दोनों वेरिएबल्स को ऐड करा के डायरेक्टली डिस्प्ले करा दिया। अब ये दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लो, तीसरे में मैंने क्या किया कि यहाँ मैंने c इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, इसको प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये टाइम तो कम ले रहा है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इसकी कम है, लेकिन मैंने स्पेस ज्यादा यूज कर लिया, इसमें मैंने एक और वेरिएबल डाल दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, है ना। इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें स्पेस ज्यादा लग रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सोल्यूशन निकालना होता है जिसमें कम टाइम लगे, कम स्पेस लगे, कम टाइम और कम स्पेस लगे। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ से सी को हटा देंगे और खाली ए प्लस बी को डिस्प्ले करा देंगे, तो यहाँ स्पेस भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। तो इसे कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। मतलब हमें प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन बनाना होता है जिसमें टाइम भी कम, मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी रिड्यूस हो जाए, एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगे और स्पेस भी कम ऑक्यूपाई हो। हमेशा, जैसे यहाँ तो ये तो सिंपल चीज थी हमने अचीव कर ली, लेकिन हमेशा जब हम बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो ये चीज अचीव कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसी सिचुएशन को हम कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। ये ज्यादा टाइम ले रहा है, स्पेस कम ले रहा है, ये कम टाइम ले रहा है लेकिन स्पेस ज्यादा ले रहा है, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, है ना। तो हमें इनके बीच का कुछ ऐसा ऐसा मैकेनिज्म निकालना है जो कम टाइम ले, कम स्पेस ले। ऐसे एल्गोरिथम को या ऐसे सॉल्यूशन को बेटर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब आज के बाद प्रोग्राम बनाना ही सबसे अच्छी बात नहीं है, एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना या एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाना इज मैंडेटरी।
ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो अब चलो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख देती हूँ, अगर टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ कोई पूछ ले तो आपको इन दोनों के इन बिटवीन देयर मस्ट बी सम सॉल्यूशन। इसमें क्या है, इस केस में टेक्स मोर स्पेस, है ना, एंड इट टेक्स मोर टाइम। एक ही प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है ना। अब करेंगे क्या, यहाँ से सी को हटा दो, सी हटा दो, तो वो एक बेटर सॉल्यूशन बन जाए। इस तरह इसे हम टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बोलते हैं। ठीक, अब देखिए कितने टाइप के टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ्स होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है। एग्जाम में टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के ऊपर क्वेश्चन आता है और वो यही पूछते हैं कि ट्रेड ऑफ क्या होता है। तो आपको एग्जाम्पल पता होंगे, नाम याद रखेंगे ना, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आएगा। थ्योरेटिकल सा है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देके मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि उतना ज्यादा सिलेबस में आपके है नहीं। टाइप्स कितने होते हैं, कंप्रेस्ड या अनकंप्रेस्ड डेटा, क्या फर्क पड़ता है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है। देखो दो तरीके हैं, पहले वाले को देखो, हम जब भी अपने किसी डेटा को अपनी मशीन के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर सेव करते हैं, दो तरीके से सेव कर सकते हैं, या तो कंप्रेस करके जिप फाइल बना के कर देते हैं ना, बहुत सारी फाइल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे डेटा पड़ा हुआ है, उसे हमने जिप कर दिया। जिप मतलब कि उसके साइज को छोटा करके एक ही फाइल के अंदर क्लोज कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, उसके साइज को रिड्यूस कर दिया। तो जब हमने किसी डेटा को कंप्रेस करके अपनी डिस्क पे स्टोर किया है तो वो स्पेस कम ले रहा है ना। लेकिन जब हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे, तो जब एक्सेस करने का मतलब जब हम उस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें पहले उसे अनजिप करना पड़ेगा, हमें उसे एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी फाइल्स, तब उन फाइल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्पेस तो रिड्यूस कर दिया कंप्रेस करके, लेकिन उसे यूज करने के टाइम पर टाइम इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले अनजिप करोगे तब उसे यूज करोगे। तो ये क्या हुआ, कंप्रेस्ड डेटा बना के स्टोर करें या अनकंप्रेस्ड ही रखें, तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ, है ना। कभी कोई सा बेटर है, कभी कोई सा बेटर है। अगर आपको टाइम की जल्दी की, आपको एक्सेस फास्ट चाहिए तो आप उसको अनकंप्रेस्ड रखिए, अगर आपको स्पेस अपना बचाना है तो आप उसे कंप्रेस कर दीजिए, है ना। इस तरह से ये एग्जाम्पल है, सीधा सीधा इतना ध्यान रखना है। हालांकि अब कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं कि आप बिटमैप की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, कंप्रेस्ड भी होता है और एक्सेस भी फास्ट होता है, लेकिन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। अब दूसरा क्या है, री रेंडरिंग और स्टोर्ड इमेजेस। इस बात का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक इमेज है मेरे पास, ये एक दो तरीके हैं, मान लो ये एक पर्टिकुलर इमेज है, बेस इमेज। इस इमेज में ही बहुत सारी रेंडरिंग, इसको री रेंडरिंग की मतलब क्या होता है कि इसी इमेज से मल्टीपल इमेजेस को क्रिएट कर देना। ये देखो कितनी सारी, ये चार एग्जाम्पल हैं जो कि इमेजेस इसी इमेज से क्रिएट हुई हैं हमारे पास। मान लीजिए मुझे इन चार इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको रखने के, या तो मैं सिर्फ इस इमेज को स्टोर करके रखूं और जब भी मुझे रिक्वायर्ड हो तो मैं उससे मल्टीपल इमेजेस को जनरेट कर लूं, या फिर पहले से ही सारी इमेजेस में जनरेट करके स्टोर करके रखूं। दो मेथड है ना। तो अगर मैं सारी इमेजेस पहले से ही जनरेट करके रखूं तो मुझे स्पेस कंज्यूम हो जाएगा मेरा, और अगर मैं रिक्वायरमेंट के ऊपर इसको रेंडर करूं, इमेजेस बनाऊं, तो उसमें मेरा टाइम खर्च होगा। तो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। बस एग्जांपल की तरह आपको इसे देखना है, ठीक है। थ्योरी लिखी है, उसको आप एक बार देख लेंगे। फिर तीसरा आता है, मोस्ट रेलेवेंट है आपके केस में, स्मॉलर कोड और लूप अनरूलिंग। क्या मतलब है इसका, देखने में बड़ा ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या चीज है, एग्जाम्पल से समझो। स्मॉलर कोड का मतलब है लूप के केस में, जैसे अगर मान लो मैंने ये कहा कि मैं ये स्मॉलर कोड का एग्जाम्पल ले रही हूँ, या लूप अनरोलिंग देखो, लूप अनरोलिंग क्या मतलब है इसका, मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो। मुझे 10 बार प्रिंट एफ हेलो लिखना पड़ेगा, मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करना है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करना पड़ेगा, है ना, 10 टाइम्स। आई हैव टू राइट 10 प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स, दिस इज कॉल्ड लूप अनरोलिंग। इसका दूसरा तरीका क्या है, स्मॉलर कोड। स्मॉलर कोड का मतलब क्या हुआ कि मैं इसका एक लूप बना दूं इसी काम को करने के लिए। क्या किया मैंने, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो। इसी काम को करने का ये दूसरा तरीका है, लेकिन ट्रेड ऑफ है। क्या ट्रेड ऑफ है, यहाँ पर 10 स्टेटमेंट्स हैं, ये जो 10 स्टेटमेंट हैं जब इनका ऑब्जेक्ट कोड बनेगा तो ये ज्यादा स्पेस लेंगी। नेचुरली 10 स्टेटमेंट्स हैं, तो जब इनका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा तो वो बड़ी फाइल बनेगी, ज्यादा नंबर ऑफ जीरो बनाएंगे उसमें।
ऑब्जेक्ट फाइल के टर्म में इस बात को समझो, है ना। और जब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट तो थोड़ा ऑब्जेक्ट कोड छोटा सा बनेगा, तो इसका मतलब इसने ज्यादा स्पेस लिया, इसने कम स्पेस लिया। लेकिन जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूशन टाइम वो कम लेगा, ये ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो प्रिंटफ स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट हुआ, यहां भी प्रिंटफ स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन यहां एडिशनल टाइम किसमें गया? आई को 1 से इनिशियलाइज करने में, हर बार कंडीशन चेक करने में, हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करने में। इन 3 स्टेटमेंट्स के लिए भी तो आपने एडिशनल टाइम लिया। तो इसका मतलब इस केस में लेंथ ज्यादा है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई हुआ, लेकिन टाइम कम लगा एग्जीक्यूशन में। लेकिन इस केस में आपने स्पेस को तो कम कर दिया, लेकिन यहाँ टाइम इंक्रीज हो गया। ये स्टेटमेंट तो अब भी 10 बार चल रहा है, वहां 10 बार चल रहा था, यहाँ एडिशनल ये और कंडीशंस आपने चेक करवा ली, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए। अनदर एग्जांपल ऑफ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ठीक है, मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा दिमाग खुलेगा। ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ये जो चीजें होती है ना, आपको बेसिकली रटना नहीं है किसी भी चीज को। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उसको एग्जाम्पल्स के मेथड से आप रेलिवेंट बनाओगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ। अब देखो ये चीज कभी भूलोगे नहीं, इस चीज को कभी भूलना नहीं है। ठीक है बेटा, कोई भी चीज समझनी है लॉजिकली समझनी है, एग्जाम्पल्स के साथ समझना है। अब हमें समझ में आ गया स्मॉलर कोड और लूप अनरोलिंग जो है वो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का एग्जाम्पल कैसे है। ठीक है, तो बस इस चीज को यहाँ पर रीड आउट कर लेना। अब देखो लुकअप टेबल या रिकैलकुलेशन, इस बात को सीधा सीधा समझो। एक एग्जांपल है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फिबोनाची नंबर का प्रोग्राम बनाया था, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाया था। उसमें क्या करते हैं कि फिबोनाची सीरीज में किसी भी टर्म को, देखो क्या होती है फिबोनाची सीरीज, 0 1 1 1 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 एंड सो ऑन। अगर मुझे मान लीजिए nth नंबर को आइडेंटिफाई करना है तो वो अपने से पहले वाले दो नंबर का सम है, ये होती है फिबोनाची सीरीज, है ना। तो इसका जब हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं तो एक जनरल इक्वेशन निकल के आती है। इसको मैं बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं दोबारा पढ़ाऊंगी इसे, जब मैं रिकर्शन पढ़ाऊंगी तो यहाँ मैं ये चीजें दोबारा पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ फिलहाल के लिए बस इस एग्जाम्पल के लिए समझ लो। तो क्या हुआ, एफ एन इज इक्वल टू, अगर मुझे ये टर्म कैलकुलेट करना है तो पहले इसके लिए और इसके लिए सेम फंक्शन को हम कॉल करते हैं, है ना। अगर मैं इस f0 की वैल्यू 0, f1 की वैल्यू को 1 मान के हम चल रहे हैं। अगर मान लो इस तरह से फंक्शन कॉल हुआ, f4 को कॉल किया तो उसने क्या किया, पहले f3 को कॉल किया, f2 को कॉल किया, फिर f3 ने f2 को कॉल किया, f1 को कॉल किया, फिर f2 ने f1 को कॉल किया, f0 को कॉल किया। इस तरह से इसने कैलकुलेशंस की। ऐसे ही f2 ने भी फर्दर f1 को कॉल किया, f0 को कॉल किया। अब देखो यहाँ पर जब ये मल्टीपल, देखो अब आपको देखने को मिलेगा कि सेम फंक्शन कॉल रिपीट हो रही है। कैसे, f0 यहां भी हुआ, देखो ध्यान से देखना, ये देखो यहां भी f0 है, यहां भी f0 है, दो बार f0 है। तो इसका मतलब f0 आपको दो बार कैलकुलेट करना है। ऐसे ही f1 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीन बार आपको f1 कैलकुलेट करना है। f2 यहां भी है, यहां भी है, दो बार है, दो बार आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जितनी बार भी आपकी ये वैल्यूज जनरेट होती जाए, मान लो पहली बार में इसने f2 यहाँ जनरेट किया, तो ये इस f2 को किसी टेबल के अंदर किसी कैश मेमोरी में या किसी मेमोरी स्पेस में स्टोर करके रख ले। फिर जब ये f1 कैलकुलेट करे, f1 को स्टोर करके रख ले, ये f0 कैलकुलेट करे, f0 को स्टोर करके रख ले। अब जितनी बार दोबारा f2 की रिक्वायरमेंट होगी तो दोबारा से f2 को कैलकुलेट ना करे, उसी वैल्यू को यहाँ से उठा ले, क्योंकि f2 की वैल्यू तो सेम आएगी। यहाँ भी f1 f0 के थ्रू करी थी, यहाँ भी f1 f0 के थ्रू करी। जब एक बार पूरा काम कर चुके तो डायरेक्टली दोबारा कंप्यूट करने के बजाय जो वैल्यू पहले आई थी उसे कहीं स्टोर करके रख लो और वहीं से वैल्यू को रीड कर लो। तो दो मेथड हुए, या तो अगर आपको सेम कंप्यूटेशन करना है तो आप जो कंप्यूटेशन कर चुके हैं उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू को स्टोर करके रख लो, और वो वैल्यू अगर आपको दोबारा रिक्वायर्ड है तो आपने जो टेम्परेरी स्टोरेज है वहां से उठा के उसे डायरेक्टली यूज कर लो। तो आपका टाइम बचेगा, आपकी कैलकुलेशन बचेगी साथ में, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। भाई आप स्टोर करोगे, आपको एक स्पेस चाहिएगा, जिस स्पेस के अंदर आप उन वैल्यूज को रखोगे तो वहां स्पेस बढ़े। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। बेस्ट एग्जांपल है इसका, रिकैलकुलेशन का मतलब दोबारा दोबारा कैलकुलेट करते रहो, या फिर लुकअप कर लो टेबल को, एक टेबल बना लो, उस टेबल के अंदर लिख लो भाई f2 की ये वैल्यू है, f1 की वैल्यू है, f0 की ये वैल्यू है, उस टेबल को लुकअप कर लो, कंप्यूट मत करो। तो एक केस में आपका स्पेस बढ़ रहा है, एक केस में आपका टाइम बढ़ रहा है। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। तो एग्जाम में अगर टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ पूछा गया ना तो एग्जाम्पल बता के आना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब ये आपकी डीपीपी है इस यूनिट की, ध्यान से देखो क्या क्या किस तरह क्वेश्चन आए हैं, और ये तीन यहाँ मैंने कोड लिखे हैं, इन तीन कोड्स को आपको एनालाइज करना है, इनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालनी है। ठीक है, क्या है, हाउ डू यू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही जो बात हमने की एग्जांपल से आप इसको समझा सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एन एल्गोरिथम, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल।
ठीक है, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो ट्रेड ऑफ है उसी के बारे में ये पूछ रहे हैं। डिफाइन टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। अब देखो इसकी रिपीटिशन कितनी है, 24, 25, 21, 22 और 20, 21, और इससे पुराने पेपर्स में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको इनकी फाइंड आउट करनी है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करा दिए, आपको देखते समझ में आना चाहिए, इजीली आप इसे कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इनको आप ट्राई करना क्वेश्चंस को, और थैंक यू।